स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। श्रुति और मानवी काफी अच्छी सहेलियां थी, आज भी हैं वैसे। इन दोनों ने नर्सिंग का कोर्स एक साथ किया, तब से लेकर आज तक ये बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे की। दोनों एक दूसरे पर जान निछावर करती थी, लेकिन जब पढ़ाई खत्म होती है तो फिर एक हार्ड फेस आता है। ये चीज की गारंटी नहीं होती कि पढ़ाई तो एक साथ की है, लेकिन साथ के साथ जॉब, वो भी क्या एक ही कंपनी में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में होगी, ऐसे काफी कम चांसेस होते हैं। श्रुति और मानवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मानवी को एक अलग हॉस्पिटल में जॉब मिली, वहीं दूसरी और श्रुति को दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिली। अब दोनों का जो राब्ता था वो 99% फोन पर ही था। महीने में एक बार इनका एक दूसरे से मिलना होता था। जब भी श्रुति को छुट्टी होती वो मानवी के हॉस्पिटल में जाके उसको मिलती, और वहीं जब मानवी को छुट्टी होती तो वो श्रुति को उसके हॉस्पिटल में जाके मिलती। श्रुति की एक बड़ी ही खास बात थी। अब इसको बेसिकली हम इस तरह से कहें कि उसकी आंखें बेहद ही प्यारी थी, बेहद ही अट्रैक्टिव आंखें। उसकी आंखों को देखकर ना सिर्फ लड़के अट्रैक्ट होते थे बल्कि लड़कियां भी देखती रह जाती थी, इतनी प्यारी आंखें थी। लेकिन क्या श्रुति की यही खासियत वजह बनी एक श्राप का? ये तो पता नहीं, लेकिन जो उसके साथ हुआ उसके बाद लोग कहीं दुआ करनी शुरू ना कर दें कि भगवान हमें खूबसूरत मत बनाना, क्या पता किसकी नजर लग जाए। श्रुति के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। श्रुति और मानवी, जैसा मैंने कहा कि महीने में एक बार मिलते थे, अब एक बार मानवी श्रुति को मिलने जाती है। जब श्रुति को वो देखती है तो वो देख के हैरान रह जाती है। उसका कारण था कि श्रुति ने आज गॉगल्स डाली हुई थी, ब्लैक कलर की। अब एक नर्स क्या गॉगल्स डाल सकती है? आमतौर पर तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि ड्यूटी के टाइम पे एक नर्स गॉगल डालकर बैठी हो। लेकिन जब मानवी ने देखा और उसको कहती है कि अरे क्या हो गया श्रुति तुझे, ये तो गॉगल्स को तूने पहने हुए हैं। तो श्रुति कहती है हाँ नहीं वो दरअसल वो ना मेरी आंखों में इन्फेक्शन है। मानवी को भी लगता है कि हाँ भी हो सकता है, ऐसी कई बार इन्फेक्शन फ्लू वगैरह चलता है। लेकिन अब इस बात को पूरा एक महीना बीत जाता है। अगले महीने जब वो मिलने जाती है श्रुति से, गॉगल्स उसने नहीं पहने थे, लेकिन वो क्या देखती है कि श्रुति तो उसके साथ नजरें नहीं मिला रही थी। वो उससे बातें तो जरूर कर रही थी, लेकिन वो उसके साथ नजरें नहीं मिला रही थी, अपनी आंखों को इधर उधर करे जा रही थी। ये बात मानवी को काफी ज्यादा अजीब लगती है। मानवी उसको पूछती भी है कि क्या हुआ श्रुति, कोई बात है क्या? तो श्रुति कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मानवी कहती है कि मैं ये महसूस कर रही हूँ तू आंखें मिलाकर क्यों नहीं बात कर रही। इस दौरान कोई और उसका कुलीग आता है या कोई डॉक्टर आता है, फिर भी वो वही व्यवहार रखती है। अब मानवी उसके साथ ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन आसपास कुलीग से जब श्रुति इधर उधर होती है तो बातों बातों में पूछती है, और कुलीग्स कहती हैं कि 1 महीना हो चला है तब से इसका यही व्यवहार है। ये तो किसी के साथ आंख मिलाकर बात ही नहीं कर रही। अरे 1 महीने पहले की श्रुति तो इतनी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन आज इसको पता नहीं क्या हो गया। और ये तब से शुरू हुआ जब से वो गूगल्स वगैरह इसने डाले थे ना, उसके बाद पता नहीं क्या दिक्कत होगी उसको। ये बात तो मानवी की समझ में बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। अब वो पूछती तो पूछती भी किससे? श्रुति, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, वही तो बता सकती थी। लेकिन लाख पूछने के बाद भी वो उसको कुछ भी बता नहीं रही थी। अब श्रुति और मानवी की फोन पर तो तकरीबन तकरीबन रोज ही बात होती थी। अब तब से लेकर अब तक तो बातें हो रही थी। बातों के समय में वो बिल्कुल नॉर्मल थी। एक दिन मानवी को लगता है कि ऐसा करती हूँ कि मैं श्रुति को कहती हूँ कि वीडियो कॉल कर। देखती हूँ कि वीडियो कॉल में भी वो वैसा ही व्यवहार करेगी। अब जब उसके साथ वीडियो कॉल होती है तो तब भी वो नजरें तो मिला ही नहीं रही थी, बिना नजरें मिलाए वो बात कर रही थी। मानवी उसको कहती है कि क्या हुआ श्रुति, तू बात क्यों नहीं कर रही मेरे साथ सीधी नजरें मिला के? अरे हॉस्पिटल में भी मुझे पता लगा तू बातें नहीं कर रही, ऐसे सीधी नजरें मिला के क्या कोई बात है? कोई नजरों में प्रॉब्लम है? कोई आंखों में दिक्कत है? श्रुति कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर अब मानवी ज्यादा बहस करना नहीं चाहती थी। वो सोचती है कि मैं आज नहीं तो कल इस चीज का पता लगा ही लूंगी, लेकिन फिर भी एक सहेली की परेशानी उसके मन में थी। कुछ दिन बीतते हैं तो श्रुति फोन नहीं पिक करती। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो घर फोन करती है श्रुति के, तो उसके मदर कहते हैं कि श्रुति तो पिछले 2 दिन से दरवाजा ही नहीं खोल रही, पता नहीं सारे दिन अंदर बैठी रहती है, उसकी सिसकियों की आवाज आती है। अरे मानवी तू बता, कोई बात तो नहीं, कोई लड़के वगैरह का चक्कर तो नहीं है?
तो मानवी कहती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ श्रुति मेरे साथ हर एक बात शेयर करती है। ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। तो श्रुति की मदर कहती है कि पता नहीं 1 डेढ़ महीना होने को है। इसने तो खाना-पीना भी बहुत कम कर दिया है। हमारे साथ तो नज़रें मिलाकर बात ही नहीं करती। पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या बात है। क्या तुम्हें इस चीज़ का पता है? अब मानवी भी बोलती है कि आंटी मैं भी तो ये आपसे बात करना चाहती थी कि मुझे भी ये चीज़ समझ लग ही नहीं रही कि श्रुति इस तरीके की हरकत क्यों कर रही है। हॉस्पिटल में भी सब कुछ यही बात है। मानवी कहती है आंटी आप चिंता ना करो मैं आती हूँ। अब मानवी उसके घर जाती है तो उसके माता-पिता काफ़ी परेशान थे। उसके पिता कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि किसी साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी माँ रोकती है, उनकी माँ टोकती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे साइकियाट्रिस्ट का कोई चक्कर लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि शायद इस पर कोई काला जादू हुआ है। अब जैसे ही ये कोई बात करते हैं तो उनके पिता श्रुति की माता पर भड़क पड़ते हैं कि तुम भी क्या दकियानूसी बातें कर रही हो। तो श्रुति की माँ कहती है कि दकियानूसी वाली बातों की क्या बात है। आपको नहीं पता हॉस्पिटल में आए दिन लोग मरते हैं, भांत भांत के तरह तरह के लोग होते हैं। क्या पता किसकी बुरी नजर लग गई मेरी बेटी पर। अब श्रुति की माँ तो पूरा चाहती थी कि वो किसी तांत्रिक से, किसी पंडित जी से, किसी जो धार्मिक होता जो इस चीज को इसका सोल्यूशन निकाल सकता है वो निकाले, लेकिन उनके पिता ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इनमें से आगे चल के कौन सही होता है, कौन गलत होता है, ये तो किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा। लेकिन अब देखिए भाई, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप सबकी गुजारिश पर मैं रेगुलरली सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा हूँ पिछले कुछ वीडियो से, और सब्सक्रिप्शन इतनी कम हो गई है कोई हिसाब। तो फिर अब मुझे टोक कर कहना पड़ रहा है कि जो रेगुलर व्यूअर हैं और जो सब्सक्राइब नहीं अभी कर रहे तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये किस्सा पसंद आएगा पूरा सुनने के बाद। अब समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर। श्रुति की तरफ अब मानवी जाती है उसके कमरे की तरफ, और कमरा खड़खड़ाती है और कहती है कि श्रुति मैं हूँ मानवी, अरे दरवाजा तो खोल। लेकिन श्रुति कहती है कि नहीं, मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो मानवी फिर उससे कहती है कि अरे घर रहे के साथ ऐसा सलूक करता है कोई, तू मिलना नहीं चाहती। अब ये बात सुनने के बाद श्रुति दरवाजा खोलती है और नजरें फिर से नहीं मिलाती। मानवी गौर करने की कोशिश करती है कि कहीं उसकी नजरों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन। इतनी प्यारी उसकी आंखें हैं, और जब इंसान की सबसे प्यारी चीज को कुछ होता है तो इंसान सबसे ज्यादा मायूस होता है। कहीं ये कुछ श्रुति के साथ तो नहीं हुआ, कहीं उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि जो अपनी आंखें किसी के साथ वो मिला नहीं पा रही। वो कोशिश करती है गाहे बगाहे किसी भी तरीके से देखने की, लेकिन उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम नजर आती नहीं श्रुति की आंखों में। अब ये शक भी मानवी का दूर हो चुका था, तो रह क्या गया पीछे। मानवी कहती है श्रुति को कि देख बहना, तू ठीक हो, कोई बात नहीं, तू खाना वगैरह खा, हम कुछ दिन बाद मिलेंगे। और अब ये बात अपने कानों में डाल ले, अपने दिमाग में गांठ मान ले कि जो भी कुछ है मैं तो पता करा के रहूंगी। तू बता देगी तो ठीक है, अगर नहीं बताएगी तो फिर मैं किसी और से पता करूंगी, और अगर मैं किसी और से पता करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होगा कि मेरी बहन ने मुझे ये नहीं बताया। अब जब ये बात श्रुति सुनती है तो वो कहती है कि मैं 1-2 दिन में तुझे कॉल करती हूँ, फिर हम कहीं बाहर मिलते हैं, छुट्टी लेके बाहर मिलते हैं। मानवी अब ज्यादा प्रेशराइज करना नहीं चाहती थी, और मानवी खुश थी कि कम से कम श्रुति मानी तो सही कि वो बात करना चाहती है। जैसे तैसे करके 2 दिन बीतते हैं और श्रुति और मानवी अब मिलते हैं बाहर। जब वो बाहर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फिर भी श्रुति उसके साथ नजरें नहीं मिला रही थी। मानवी उसको पूछती है कि भाई अब तो मैं यहाँ पर तेरे साथ अकेली हूँ, इस रेस्टोरेंट में हमें और कोई कौन जानता है, तू मेरे साथ तो नजरें मिला सकती है। लेकिन श्रुति कहती है मुझे डर लगता है। मानवी ये सुनकर काफी हैरान थी कि मुझे डर लगता है, मतलब तू किसी और को देखने से डर रही है। श्रुति हाँ में सर हिलाती है। वो कहती है कि मैं समझी नहीं इसका कारण। अब जब ये बात होती है तो श्रुति रोना शुरू कर देती है। मानवी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, और वो कहती है कि जल्दी से तू ऐसा कर, मेरी गाड़ी में बैठ, हम गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। अब उससे क्या होगा कि तू नजरें भी नहीं मिलाएगी और तू सारी बात भी कर देगी। यही ठीक समझकर श्रुति और मानवी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, और जब गाड़ी की तरफ जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं, और फिर श्रुति सुनाती है वो किस्सा।
वो खौफनाक किस्सा जिसकी वजह से वो किसी से नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी, या यूं कहें कि जब भी वो किसी से नज़रें मिलाने की कोशिश करती तो उसको अपनी मौत दिखाई देती। मानवी कहती है, जल्दी से श्रुति बोल, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बस परमात्मा करे सब कुछ ठीक हो। श्रुति फिर कहती है कि अगर सब कुछ ठीक होता मानवी तो क्या ये हश्र होता मेरा। फिर मानवी कहती है कि जल्दी से बता, अगर तू बात करेगी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा, देख कितना समय हो गया तू बता ही नहीं रही। फिर श्रुति कहती है कि आज से कुछ महीने पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट आया, वो कोमा में था। उसका कहने का मतलब कि बस ब्रेन डेड था। वो पेशेंट कोई साधारण नहीं था, वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। वो भी कोई नॉर्मल तांत्रिक नहीं, सात्विक तांत्रिक नहीं, काली शक्तियों का तांत्रिक। जब वो आया तो अजीब से तरीके का माहौल बन चुका था हॉस्पिटल में। जैसे कि लोग चहलकदमी कर रहे थे, वैसे वैसे जैसे वो उसको देखते जा रहे थे स्ट्रेचर पर, तो सभी वहीं के वहीं रुके जा रहे थे, जैसे कोई साक्षात शैतान ही लेटा हो स्ट्रेचर पर। मेरी ड्यूटी लगी उसको टेक केयर करने की। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका तो बद से बदतर हाल होता है। ये तो फिर भी एक तांत्रिक था, लेकिन ये मेरी सोच काफी गलत थी। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। एक रात जो भी मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था डॉक्टर की तरफ से, अभी मैं बेड की तरफ नीचे झुकती हूँ, नीचे की तरफ से कुछ मेडिसिन गिरी थी, मैं उसको उठाती हूँ, तो जब मैं देखती हूँ ऊपर, वो तांत्रिक, उसकी आंखें, उसकी खौफनाक आंखें। मुझे नहीं पता था कि उसकी आंखें ऐसी होंगी। इतनी खौफनाक आंखें मैंने जिंदगी में कभी आज तक नहीं देखी। वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था, क्योंकि वो तो कोमा में था, उसकी आंखें तो बंद होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब मेरे दिमाग में दो थॉट आ रहे थे। एक तो पेशेंट को होश आ चुका है, लेकिन वो जिस तरीके से देख रहा था, साक्षात शैतान, साक्षात प्रेत जैसे सामने देख रहा होता है। मेरी तो चीख निकल गई। जैसे ही मेरी चीख निकली तो लोग भागे भागे, डॉक्टर नर्सेस भागे भागे आए। मैंने तो उसकी तरफ से अपना चेहरा हटा लिया। डॉक्टर मुझे आके पूछते हैं कि श्रुति क्या हुआ, तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब उसकी आंखें खुली हैं, पेशेंट की आंखें खुली हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो पेशेंट की आंखें बंद थी। डॉक्टर साहब उसकी तरफ देखते हैं, श्रुति की तरफ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस श्रुति, ये तो आंखें बंद कर रहा है, तुझे नहीं पता कि ये कोमा में पता नहीं कितने दिन का मरीज है, वो तुम कह रहे हो उसकी आंखें खुली हैं। लेकिन श्रुति कहती है कि सर मैंने इसकी आंखें देखी हैं, बड़ी ही भयानक आंखें हैं। डॉक्टर फिर इसको लताड़ते हैं कि पेशेंट के बारे में तुम ऐसे बोल नहीं सकती। फिर भी डॉक्टर श्रुति की तसल्ली के लिए ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी हलचल पेशेंट के तरफ से थी ही नहीं। आंखें खुलना तो दूर की बात। डॉक्टर जब कहते हैं कि वो तो बिल्कुल डेड ही एक किस्म का पड़ा है, सिर्फ इसकी फॉर्मेलिटी है कि इसके अंदर प्राण है जो बचे हैं, और कुछ नहीं। अब कुछ नर्सिस जो असिस्टेंट डॉक्टर्स थे वो श्रुति की तरफ देखकर हंस रहे थे। अरे यार ये तो ना हॉरर मूवीज बहुत देखती है, डर गई पक्का, पेशेंट को देख के डर गई। अरे इसकी कोई कसूर नहीं है, इसको देखकर तो सारे डरे हुए थे। यही सब आपस में खुसर खुसर कर रहे थे। लेकिन फिर भी श्रुति की एक तो जो कुलीग्स थी उसको हौसला देती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, हम तेरे से सीनियर है, हमारे साथ ऐसे वाकये होते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन केस अगर कुछ ऐसी चीज हो तो तू मुझे बता देना। डॉक्टर कहते हैं कि श्रुति तुम ऐसा करो, तुम रेस्ट करो, हम किसी दूसरी नर्स की और उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, तुम्हारी ड्यूटी कर लोगे। कहीं ना कहीं ये श्रुति का टेस्ट भी था, क्योंकि श्रुति पर अब प्रेशर और आने पड़ा था। अगर उस नर्स के साथ कुछ नहीं होता तो अगले दिन श्रुति की ड्यूटी लगनी थी। इसका मतलब साफ होना था कि श्रुति का ये वहम ही था, क्योंकि अगर नर्स के साथ कुछ नहीं हुआ तो फिर श्रुति के साथ क्या हो सकता है। ये बात श्रुति के मन में घर कर चुकी थी कि अगर कल मेरी ड्यूटी लगती है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी हालत में मुझे अपने आप को सही तरीके से रखना होगा। अगले दिन जो श्रुति नहीं चाहती थी वही होने वाला था, यानी कि फिर उसकी ड्यूटी लगने वाली थी, वो भी रात को। अब श्रुति फिर उस पेशेंट के रूम में थी, उसको टेक केयर कर रही थी। लेकिन अचानक से श्रुति को अपने आसपास कुछ अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्मेल इसने कई बार सूंघी थी। ये स्मेल मोर्चरी से आती है, जैसे किसी मुर्दे की स्मेल। श्रुति देखती है कि कहीं पेशेंट मर तो नहीं चुका। श्रुति उसको चेक कर रही होती है, उसकी नब्ज टटोल रही होती है, लेकिन अचानक से फिर उसके चेहरे की तरफ ध्यान जाता है, तो वो चेहरा
उसकी खुली आंखें वो श्रुति को देखे जा रहा था, लेकिन अब श्रुति चीख मारने की हालत में नहीं थी। श्रुति को अपने आसपास दबाव महसूस हुआ, बहुत गर्मी महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी कमर कमर को कोई हाथ लगा रहा था। वो हाथ की तपश उससे सही नहीं जा रही थी, लेकिन वो ना हिल पा रही थी, ना उसके मुंह से चीख निकल रही थी। अचानक उसके कंधे के बिल्कुल पास ऐसा लगता है कि कोई सर रखता है और वो कहता है कि तुम्हारी आंखें, मुझे तुम्हारी आंखें बेहद पसंद है। क्या तुम्हें मेरी आंखें पसंद है? अगर नहीं है तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारी आंखों को हमेशा देखना चाहता हूँ। श्रुति कहती है कि ये शब्द मैंने साफ साफ सुने। उधर वो मेरे सामने लगभग मरी हुई हालत में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधे के पास खड़ा होकर कोई बोल रहा है। और वो आगे कहता है, अब तुम जिसमें भी देखोगी मेरी आंखें पाओगी, या यूं कहो कि हमेशा मैं तुम्हें किसी और की आंखों से भी देखूंगा। अचानक से श्रुति पर फिर से वो दबाव कम होता है। श्रुति फिर से एक चीख मारती है। फिर से डॉक्टर इकट्ठे होते हैं। इस पर डॉक्टर काफी गुस्से में थे, लेकिन श्रुति कहती है कि मैंने इसकी आंखें खुली हुई देखी हैं। लेकिन जब डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलते हैं तो वो मर चुका था। ना ही सिर्फ अभी मर चुका था, उसको मरे हुए कुछ टाइम हो चुका था। अब कोई कुछ भी श्रुति को बोल नहीं रहा था, वो बस उसको दिलासा दे रहे थे कि कोई बात नहीं, हो सकता है। कई बार ऐसे पेशेंट की डेथ हो तो किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है, तुम चिंता न करो। श्रुति को फिर रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब श्रुति कहती है कि बस उसके बाद मैं जिसको भी देखती उसकी आंखों में मुझे हमेशा उस तांत्रिक की आंखें दिखाई देती हैं। तुम्हारी आंखों में भी, माँ बाप की आंखों में भी, हर एक की आंखों में। और वो आंखें इतनी खतरनाक है कि जैसे ही मैं उस आंखों की तरफ देखती हूँ मेरे तो शरीर से प्राण निकल जाते हैं। और तुझे क्या इस चीज का सबूत चाहिए? मैं तो किसी भी तरीके का सबूत मांग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी श्रुति कहती है कि मैं तुझे सबूत दिखाती हूँ। श्रुति अपनी शर्ट को हल्का सा उतारती है और वो निशान दिखाती है जिसके बारे में श्रुति कह रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा है, और उसकी तपश इतनी थी कि मुझसे सही नहीं जा रही थी। वो लाल निशान आज भी थे। अब मानवी ये जब सब कुछ सुनती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, और उसको याद आता है कि कहीं ना कहीं आंटी जी ठीक कह रही थी, यानी श्रुति की माँ, जिनको लगता था कि काले जादू का कोई असर है, वो बिल्कुल ठीक था। अब ये सारी बात इनके घर वालों को बताई जाती है। इनके पिता तो अभी भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनको निशान दिखाए जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं। किसी बड़े से संत को दिखाया जाता है, वो कुछ उपाय तो जरूर सुझाव देते हैं उपायों का। लेकिन हफ्ते बाद श्रुति की माँ का फोन आता है। वो काफी ज्यादा रो रही थी और वो कहती हैं कि बेटा श्रुति। जब मानवी ये बात सुनती है उसकी तो धड़कन सहम सी जाती है कि प्लीज आगे कुछ ऐसी खबर ना सुनाना। लेकिन वो खबर थी ही कुछ ऐसी। उसकी माँ कहती है कि रात को श्रुति अचानक पागलों की तरह चिल्ला रही थी। जब हम उसके पास गए तो उसने अपनी ही आंखें फोड़ ली थी। ये सुनने के बाद तो मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी सहेली, जिसकी आंखें इतनी प्यारी थी कि सब उसमें समा जाए, आज सिर्फ इस चीज की वजह से उसने अपनी आंखें फोड़ ली। लेकिन मानवी उसमें एक बदलाव देख रही थी। अब श्रुति डरी हुई नहीं थी, श्रुति अब सहमी हुई नहीं थी। वो कहती है कि भले ही मेरी आंखें चली गई, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उस भयानक आंखों को नहीं देखती। चाहे अब संसार को मैं नहीं देख सकती, लेकिन वो उन भयानक, उन शैतानी, उस प्रेत की आंखों को देखने से कई गुना बेहतर है। आज मैं खुश हूं। मुझे आंखों के जाने का दुख तो है, लेकिन इस चीज की खुशी है कि ताउम्र मुझे उस आंखों को देखकर नहीं जीना पड़ेगा। काफी अजीब था यार ये, है ना? आपको भी लगा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। तान्या और प्रियंका दोनों बहनें हैं। तान्या की उम्र 15 साल के आसपास है, वही प्रियंका की उम्र 6 साल है। अब 6 साल की बच्ची सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? खिलौनों से, खास तौर पर गुड़िया से। प्रियंका का जन्मदिन था और उनके पिता बेसिकली ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे काम की वजह से।
वो घर पर तो नहीं आ पाए थे, लेकिन उसके बर्थडे पर गिफ्ट देना वो नहीं भूले थे। बाय कुरियर उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि आज के दिन ही गिफ्ट आना चाहिए, इससे पहले या इससे बाद नहीं। उनकी फरमाइश के मुताबिक उसी दिन गिफ्ट प्रियंका को मिला जिस दिन उसका जन्मदिन था। लेकिन यह जन्मदिन की खुशियां बहुत बड़े हादसे में बदलने वाली थी। ऐसा भी क्या हुआ था, क्योंकि जो उसके पिता ने गिफ्ट दिया था, क्या उसमें कुछ ऐसा था, या यूं कहें कि उसमें ही कुछ ऐसा था। जब प्रियंका वो गिफ्ट खोलती है तो वो फूली नहीं समाती। उस गिफ्ट में थी बहुत सी प्यारी गुड़िया, बोलने वाली गुड़िया। प्रियंका तो खुश हो जाती है, फोन पर पापा को काफी ज्यादा प्यार करती है, काफी ज्यादा थैंक यू कहती है। अब तो शायद कहीं ना कहीं वो गुड़िया ही प्रियंका की जिंदगी बनने वाली थी। वैसे उसके पास काफी गुड़िया थी, लेकिन ये गुड़िया स्पेशल लग रही थी प्रियंका को। और सच में ये गुड़िया स्पेशल थी, कुछ ज्यादा ही स्पेशल, या यूं कहें कुछ ज्यादा ही खतरनाक। अब तान्या और प्रियंका अपने रूम में सो रहे थे दोनों। कुछ समय बाद अचानक से तान्या की जाग खुलती है, एकदम से, जैसे कोई उसको हार्ट अटैक आने वाला होता है। वजह भी कुछ ऐसी थी। रात के 2 बजे थे और वो गुड़िया अचानक से बोलने लग पड़ी। तान्या भागी भागी उसके पास जाती है और वो देखती है कि गुड़िया वो खुद ब खुद बोले जा रही है। यानी ऑटोमेटिकली कुछ होता है ना, जो प्री लोडेड उसमें कुछ गाने या प्री लोडेड कुछ डायलॉग होते हैं, उस तरीके का। तान्या का दिल उसके फिर काबू में आता है कि उसको लगता है कि कोई भूत तो नहीं कोई आ गया। अरे ये तो गुड़िया है, गलती से बटन ऑन हो गया होगा। लेकिन खुद ब खुद बटन ऑन कैसे हो सकता है। वो देखती है प्रियंका की तरफ। प्रियंका की तरफ तो कोई, प्रियंका तो बिल्कुल आराम से सो रही थी। उसको पहले गुस्सा आता है, वो चाहती है कि प्रियंका को उठाए और उसको डांटे इस चीज के लिए कि तुम्हें अपने खिलौनों का तुम्हारा ध्यान तुमसे नहीं रखा जाता। लेकिन अब रात का समय था। तान्या कहते हैं कि चलो मैं खुद ही उसको बंद करती हूँ, सो जाती हूँ। अभी 15-20 मिनट बीते ही थे, फिर से वो गुड़िया चालू हो जाती है। अब इस बार तान्या घबराती नहीं है, लेकिन वो गुड़िया को दोबारा से बंद करती है और फिर वो अपने बेड पर सो जाती है। रात जैसे तैसे गुजरती है। अगले दिन वो प्रियंका को डांटती है, तो अपनी गुड़ियों को ध्यान से रखा कर। रात को वो देख बोलने लग पड़ी थी, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाना था। उनकी माँ खुश होकर कहती है कि अरे कुछ नहीं है, नया नया भी शौक है ना, हो जाएगा पूरा। अब उनकी माँ इस चीज को लाइटली लेती है। हालांकि तान्या भी इस चीज को लाइटली लेती है और लेना भी चाहिए। खिलौनों में आमतौर पर इस तरीके की समस्याएं आ जाती है। लेकिन लगातार 5-6 दिन ऐसा होता रहा। छठे दिन तान्या ने शिकायत की। इस दिन घर में काफी ज्यादा लड़ाई हुई। प्रियंका कहती थी कि मैं कुछ नहीं करती, मैं तो सो रही होती, मुझे तो आवाज तक नहीं आती, दीदी को ही आवाज आती है। वहीं उनकी माँ कहती है मुझे आवाज आती तो है, कम आती है, दूसरे कमरे में हूँ, लेकिन आवाज आती है। इस बात को दरकिनार किया नहीं जा सकता। अब प्रियंका की एब्सेंस में तान्या और उसकी माँ सोचती है कि हम ऐसा करते हैं, हम रात को जाग रहे होंगे और जब ये गुड़िया खुद ब खुद बोलेगी हम इसके पास जाएंगे, फिर देखेंगे कि कैसे बोलती है। ऐसा ही हुआ। रात के 2-2:30 का समय था, गुड़िया बोलने लग पड़ी। तान्या और उसकी माँ भागी भागी आई, आके गुड़िया को बंद किया। उसके बाद फिर वो दोबारा से सोने चल पड़ी। उन्होंने प्रियंका को ऑब्जर्व किया, लेकिन प्रियंका तो बड़े आराम से सो रही थी। अभी 15-20 मिनट ही बीते थे, गुड़िया फिर से बोलने लग पड़ी। अब तान्या और उसकी माँ दोनों परेशान थी, लेकिन उनके दिमाग में एक तरकीब आती है, वो गुड़िया के सेल निकाल देती है। अब देखते हैं वो कैसे बोलती है। लेकिन 20 मिनट बाद फिर से वो गुड़िया बोली। इस बार तान्या और उसकी माँ डर चुके थे कि ये हो कैसे सकता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है, उसको फिर एक खिलौने वाले के पास लेकर जाया जाता है। खिलौने वाला कहता है कि आप अपना कोई काम आगे कराओ, मैं देख आता हूँ। जब वापस आते हैं तो खिलौने वाला कहता है कि बस इसमें कोई माल फंक्शन था, इसके सेंसर में भी कोई माल फंक्शन था और वो मैंने ठीक कर दिया है, और इसके साथ इसमें एक वायर थी, वो मैंने उसको जोड़ दिया, वो थोड़ी सी ना स्पार्क करती थी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बिना सेल से ये कैसे बोल सकती है। इसका खिलौने वाले ने कोई उचित जवाब दिया नहीं, बस वो आऊं ताऊं इधर उधर कर देता है और कहता है कि बस ये प्रॉब्लम थी, मैंने ठीक कर दिया, अब नहीं बोलेगी। अब तान्या और उसकी माँ खुश थे कि चलो समस्या का हल हुआ। एक दिन बीतता, लेकिन अगले दिन फिर रात को वही समस्या आती है। आज तान्या और उसकी माँ काफी गुस्से में थी। वो कहती है कि अगले दिन हम जाएंगे और उसके सामने रखेंगे ये खिलौना कि क्या खाक तुमने ठीक किया, पैसे भी लिए और कुछ ठीक भी नहीं किया।
लेकिन जब वो घर से अगले दिन निकलने लगते हैं, फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी दूसरे खिलौने वाले की तरफ लेकर जाएं। हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। और निकला भी कुछ ऐसे ही। जब दूसरे खिलौने वाले के पास लेकर जाया गया और उसने कहा कि ये तो बिल्कुल सील्ड है। जिस सेंसर की बात तुम्हारा वो दूसरा खिलौने वाला कह रहा है, वो तो ये बिल्कुल सील्ड है, इसको तो खोला तक नहीं गया। और रही बात किसी तार चेंज करने की, इसमें देखो कोई तार चेंज की ही नहीं गई। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, इसको हाथ तक नहीं लगाया गया। आपसे उसने वैसे ही पैसे ऐंठ लिए। अब तान्या और उसकी माँ उस खिलौने वाले के साथ भी लड़ने के मूड में नहीं थी कि दोबारा से उसके पास जाएं और ये दोबारा शिकायत करें। लेकिन उनको इस चीज का आभास हो चुका था कि कुछ ना कुछ इस गुड़िया में पैरानॉर्मल है, जिसको ये समझ नहीं पा रही। अब इनकी माँ काफी परेशान थी और वो बात करती है अपनी माँ से। अब इनकी माँ जो है, मतलब कि इनकी नानी जो है, वो धार्मिक प्रवृत्ति की, वो कहती हैं कि कुछ चक्कर तो नहीं है। फिर इनकी माँ कहती है कि आप थोड़े दिन के लिए आ जाइए, हमें डर लग रहा है। जब इनकी माँ आती हैं, यानी कि तान्या की और प्रियंका की नानी आती हैं, तो उनको घर में काफी अजीब सा महसूस होता है। वो कहती हैं कि पहले भी तो मैं तेरे घर में कई बार आ चुकी हूँ, मुझे जिंदगी में आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ जो मुझे अब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफी भारी दबाव है। ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता है कि मैं इस घर से जल्दी निकल जाऊं, क्योंकि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। अब ये सब बात होती है तो वो गुड़िया वाली बात छिड़ती है। लेकिन नानी कहती है कि गुड़िया गड़िया में क्या बेटी, होता कुछ नहीं होता। ऐसा करती हूँ मैं ना, प्रियंका को एक पंडित जी के पास लेकर जाती हूँ। यहाँ पर हमारे एक पंडित जी तो है ना, मैं जब भी आती हूँ उनसे मिलती हूँ। यही किया जाता है, पंडित जी से सारी बात की जाती है। पंडित जी भी इस चीज को दरकिनार कर देते हैं कि गुड़िया में कुछ हो सकता है। वो सिर्फ एक मौली बांधते हैं और कहते हैं कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चुपके से प्रियंका की नानी को ये भी बताते हैं कि मुझे लगता है कि प्रियंका पर कोई ऊपरी हवा है, इसलिए मैंने उसको मौली बांधी है, ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं। सब कुछ ठीक सा हो गया था घर में। वो गुड़िया की आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, प्रियंका उसके साथ खेलती थी। ऐसा लगता था कि वो उसके साथ बातें कर रही है। इनको चिढ़ भी होती थी, तान्या को और उसकी माँ को। लेकिन फिर भी प्रियंका उस गुड़िया को छोड़ती नहीं थी। 2-4 दिन बीतते हैं तो एक रात फिर से आवाज आती है, उसी गुड़िया की। ये देखकर तान्या, उसकी माँ और उसकी नानी तीनों उठते हैं। वो देखते हैं कि गुड़िया फिर से बोल रही है। और जब वो प्रियंका की तरफ जाते हैं, उसके हाथ को देखते हैं, उसके हाथ में मोली जो है वो बंधी नहीं हुई थी। उसको उठाया जाता है और उससे पूछा जाता है, तो वो कहती है कि ये मोली तो मैंने तोड़ दी, मुझे ये काफी परेशान कर रही थी, मैंने इसको तोड़कर फेंक दिया। ये सुनकर तान्या को काफी गुस्सा आता है और वो गुड़िया को पकड़ती है, उसको अच्छी तरीके से मरोड़ती है, बड़े बुरे तरीके से उसको मरोड़ कर बाहर फेंकती है। जब ये होता है तो प्रियंका पर तो जैसे कोई भूत ही सवार हो जाता है। वो तान्या का गला पकड़ लेती है, बड़ी मुश्किल से उसका गला छुड़ाया जाता है। आज पहली बार इन तीनों को ये महसूस हो रहा था कि प्रियंका जो कर रही है वो खुद से नहीं कर रही, कोई उसके अंदर चीज है जो उससे करा रही है। प्रियंका तो तीनों से काबू नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके उसको बांधा जाता है और अब उसमें से एक नहीं बल्कि 2 आवाजें आ रही थी। आनन फानन में पंडित जी को फोन किया जाता है। रात के समय में जब पंडित जी को ये सब कुछ बताया जाता है तो पंडित जी भागे भागे आते हैं। और जब वो उसका हाल देखते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि जो मैं सोच रहा था वही, इसके अंदर किसी प्रेत का वास है। मैं इसका हल नहीं कर सकता, जैसे तैसे करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए शांत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी को आना पड़ेगा। अगले दिन गुरुजी को बुलाया जाता है और जब गुरुजी आते हैं, काफी समय तक वो उसका मुआयना करते हैं, देखते हैं। और उसके बाद फिर वो कुछ जल, या कह सकते हैं गंगा जल की बूंदें छिड़कते हैं। वो बेहोश हो जाती है, उसको कमरे में बंद किया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि कम से कम मुझे 1 हफ्ता यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकता, आपको अपने पति को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तीनों स्त्रियां और मैं यहाँ पे रहूं। फिर इनके पिताजी को सारी बात बताई जाती है और उनको आना पड़ता है। जब इनके पिताजी आते हैं फिर उनको सब कुछ बताया जाता है और पंडित जी कहते हैं कि वो गुड़िया आपने गिफ्ट की थी। तो इनके पिताजी कहते हैं, हाँ जी पंडित जी, वो मैंने गिफ्ट की थी। तो आपने ये गुड़िया नई गिफ्ट की थी या पुरानी गिफ्ट की थी? तो उनके पिताजी कहते हैं, पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपने बेटे, अपनी बच्ची को मैं पुरानी गुड़िया गिफ्ट करूंगा? परमात्मा का दिया सब कुछ है हमारे पास, कोई पैसों की कमी नहीं है।
और मैं इतनी महंगी गुड़िया है और मैं पुरानी गिफ्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन पंडित जी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि ये गुड़िया नई है ही नहीं, ये गुड़िया पुरानी है। वहीं इनके पति जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, गुड़िया तो नई है, बिल्कुल बिल्कुल पैक्ड है। पंडित जी हंस रहे थे, कहते हैं चलो ऐसे करते हैं, पहले इस चीज का निवारण करते हैं। आपकी इस गुड़िया में एक प्रेत आत्मा बाधी थी। अब वो प्रेत आत्मा को आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद आ गई है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। अब आप बताइए कि मैं आगे की कार्रवाई करूं या ना करूं। इनके पिता मानने के लिए तो ये सब कुछ तैयार नहीं थे, लेकिन अपनी बच्ची का हाल देखकर वो कर भी क्या सकते थे। वो कहते हैं पंडित जी मुझे मेरी बच्ची ठीक चाहिए, आप जैसे भी करके इसको कीजिए। पूरे 10 से 11 दिन लगते हैं। उस 10 से 11 दिन में वो कभी रोती, वो कभी कुर्लाती। खास तौर पर वो तान्या को पकड़ती, तान्या का गला पकड़ती कि तूने मेरी गुड़िया को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे पंडित जी उस पर मंत्रोच्चारण करते रहे, उसको फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब तान्या धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। पंडित जी ने कहा कि एक आधा महीना इसको पूरी तरह ठीक होते लगेगा, लेकिन अब मेरे रहने की जरूरत है नहीं। जो मैंने आपको उपाय किए हैं वो आप कर दीजिए और फिर इसको फर्क पड़ जाएगा। और यकीन मानिए, आप माने ना माने, वो गुड़िया नई नहीं थी। अब इनके पिता कहते हैं कि चलो पंडित जी मैं देखूंगा। इनके पिता तो बातों को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन अब इनकी माँ और इनकी यानी तान्या खुद कहती है कि नहीं, आप उस शॉपकीपर से पूछिए। अब उनके पिता उस शॉपकीपर के पास जाते हैं जब यहाँ से फ्री हो जाते हैं, वापिस जब जाते हैं। वो शॉपकीपर कुछ हद तक इन्हें जानता था, हल्की फुल्की जान पहचान थी। वो इनके सामने जाकर हाथ जोड़ देते हैं कि भाई देख, जो सच्चा प्लीज बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कोई नुकसान हो जाए। अब जब शॉपकीपर इनको ये बात बताता है, उससे पहले काफी बार इनको फोन आ रहा होता है। ये फोन पिक नहीं करते, फोन होता है इनकी वाइफ का। ये शॉपकीपर से सारी बात सुनते हैं, तो अब वाइफ को फोन करते हैं और कहना चाहते हैं कुछ, लेकिन उससे पहले इनकी वाइफ कुछ कहती है। इनकी वाइफ कहती है कि पंडित जी ने कुछ मुझे कहा था। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे शॉपकीपर ने भी कुछ बताया। तो वो कहते हैं पहले मैं कहती हूँ। कहते हैं बताइए क्या कहा पंडित जी ने। तो कहती है पंडित जी ने कहा था कि जो ये गुड़िया है ये नई नहीं है, और ये गुड़िया मेरे हिसाब से किसी ने इस पर कोई काला जादू किया और दुकान पर दोबारा रखी है। अब इनके पिता और इनकी माँ के पति ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि जो शॉपकीपर ने कहा वो चीज हूबहू सेम थी। वो गुड़िया थी तो नहीं, इसमें शॉपकीपर गलत नहीं था, लेकिन वो गुड़िया रिटर्न थी। उनका कहना है कि आज से कुछ समय पहले एक ग्राहक 3-4 खिलौने लेकर गया था, काफी महंगे महंगे, जिसमें ये गुड़िया भी थी। लेकिन ये कुछ समय बाद गुड़िया को वापस कर गया कि इस गुड़िया में कोई प्रॉब्लम है। अब वो इतने महंगे खिलौने लेकर गया था और वो वापस नहीं कर रहा था, वो एक्सचेंज कराना चाहता था। तो इसलिए मैंने एक्सचेंज कर दी और गुड़िया बिल्कुल सही हालत में थी, एक भी उस पर कोई निशान नहीं था। तो आमतौर पर ऐसा होता रहता है, चेंज होते रहते हैं। अब मैं उसको मना नहीं कर सकता था, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये गुड़िया पुरानी है। शायद वही कस्टमर ने कोई झोल किया, उसी कस्टमर ने कुछ काला जादू किया और उस गुड़िया में डाला, किसी प्रेत को बाधित किया और अपना काम कर कर चलता बना, और मुसीबत छोड़ गया इनके घर में, मुसीबत छोड़ गया प्रियंका के गले। ऐसा भी हो सकता है। पुरानी चीजें तो छोड़ो, आजकल तो नई चीजों को भी लेने का जमाना नहीं है। ये किस्सा इसी बात का उदाहरण है, कह सकते हैं। अब ये सारा परिवार काफी ज्यादा शौक था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो होना था वो हो चुका। प्रियंका अब पहले से ठीक है। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में वापस आती जा रही है और खुश है सब कि एक बहुत बड़ा जो तूफान था वो आते आते टला। और पंडित जी का वो शुक्रिया करते हैं, खास तौर पर परमात्मा का, कि समय रहते सब कुछ ठीक हो गया, वरना वो गुड़िया उन सब का क्या करती, खास तौर पर प्रियंका का। इसके बारे में सोचकर ही उनकी रूह तक कांप जाती है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा और जल्दी से अपना फर्ज पूरा कर दीजिए। और अब चलते हैं हम
फ़र्ज़ का पता ना क्या है, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, शेयर दबा के कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। अब हम चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर और देखते हैं कि पहला कमेंट जो है वो किसका है। तो ये अपने संदीप गिल जी कहते हैं, मेरा नाम भी ले लो भाई। संदीप गिल जी, आपका नाम भी ले लिया। आई होप आप ठीक ठाक हैं, दुबई में अच्छे से ट्रक चला रहे हैं। और अप्पू का क्या हाल है जरूर बताना। दूसरा जो है वो कमेंट है मिस्टर LIT_LIT का। वो कह रहे हैं, राम राम सुनील वीर जी, उम्मीद करदा तुसी ठीक होवोगे वीर जी। जो तुसी सौरभ पुनिया जी नाल चैलेंज वाला पॉडकास्ट करना ਉਹ कदों आवेगा प्लीज रिप्लाई थैंक यू एंड यू आर डूइंग ग्रेट वीरे कीप इट अप स्टे ब्लेस्ड। मिस्टर लिट जी, पहली बात तो ये है, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। और आपको मुझे खुशी है कि आप सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट का जो है वो एंडिंग पॉइंट था जहाँ पर हमने अगर कईयों जो व्यूअर्स को नहीं पता, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। सौरभ पुनिया जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, वो उनके साथ मेरे 2 पॉडकास्ट हैं। और दूसरे पॉडकास्ट में मुझे एक उनके वीडियो पर थोड़ा-सा मैं अनकंफर्टेबल था। द रीज़न कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को की आत्मा को ऑब्ज़र्व किया है उस एरिया के आस-पास जहाँ पर उनको शूट किया गया था। तो मैंने कहा था कि भई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं और आपको गलतफ़हमी हुई है कोई। तो फिर पॉडकास्ट के बीच में हमने ये डिसाइड किया था कि मैं और सौरभ पूनिया चलेंगे हम उसी लोकेशन पर जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को शूट किया था। और वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा तो ठीक है, या फिर बिल्कुल नहीं लगेगा, दैट्स इट। मैं मानूँगा कि आपको गलती लग गई। और तीसरा एक इमोशनल एस्पेक्ट कि भई हमारे ज़्यादातर इमोशंस जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो मुझे कुछ ऐसा फ़ील होता है तो वो भी डिस्क्राइब करूँगा। अब इन 3 चीज़ों में सबसे पहली बात मिस्टर लिट जी, मैं आपको बताता हूँ कि पॉडकास्ट की कोई बात नहीं हुई थी कि हम पॉडकास्ट करेंगे। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि मैं सौरभ पुनिया के साथ जाऊँगा और लाइव होऊँगा वहाँ पे, है ना? अपने चैनल पर लाइव होऊँगा। क्योंकि अगर हम वीडियो बनाएँगे तो काफ़ी कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है भाई, सीधी-सी बात है ना? काफ़ी कुछ कट हो सकता है, लेकिन जो लाइव होगा वो अनफ़िल्टर्ड होगा। तो उसमें अगर मुझे कुछ महसूस हो रहा होगा वो भी कह दूँगा, नहीं हो रहा होगा वो भी कह दूँगा। लेकिन अब उसमें दिक्कत ये आई कि एक तो मैंने पॉडकास्ट वो थोड़ा-सा लेट अपलोड किया, आई थिंक वो जनवरी 9 या 10 के आस-पास हुआ था। तब बहुत ज़्यादा ठंड थी और तब मुझे सौरभ पुनिया भाई का मैसेज आया था कि भाई चलते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा अभी ठंड पड़ रही है, उसमें चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी फॉग बहुत ज़्यादा है। तो फॉग में अब बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करना वो सही काम नहीं है। तो थोड़ा-सा मौसम ठीक हो जाए, जैसे-जैसे अब मौसम ठीक हो रहा है। और दूसरा, अभी मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत इंटीमेशन करना चाहता हूँ वहाँ के लोगों को। द रीज़न कि मैंने वीडियो में भी ये बताया था, पॉडकास्ट में भी, भई जो गाँव का माहौल होता है ना वो थोड़ा-सा अलग होता है। यहाँ पर शहरों में कोई कुछ भी रात को घूमे-फिरे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गाँव में कुछ ऐसे मतलब खाली गाँव में मतलब रात के समय में कोई घूमे तो बहुत अजीब-सा समझा जाता है। शक की निगाह से देखा जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का कोई ब्लंडर हो, हमें गलत समझा जाए और कुछ गलत हो। तो उस चीज़ को लेकर मैं पहले कॉन्फिडेंस में आना चाहता हूँ सबके कि भई अगर कोई वहाँ पर आस-पास है तो हम जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर आएँगे। हम कुछ वहाँ पर ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि जो मसाला हो, कुछ हो, क्योंकि सिद्धू भाई से हम सबके इमोशंस जुड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी उन उन इमोशंस का गलत यूज़ किया जाए। दैट्स व्हाई अभी मैं जवाहर के पिंड है, जो विलेज है वहाँ के कुछ अगर आप में से कोई सुन रहा है जवाहर के से, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं सो दैट मैं आपसे भी कॉन्टैक्ट कर सकूँ और हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। लेकिन इस चीज़ को करना ज़रूर है, क्योंकि मैं एटलीस्ट इस पॉइंट पर तो किसी भी तरीके की कुछ गलतफ़हमी चाहता नहीं। तो मिस्टर लिडजी, आई होप आपको आपके सवाल का, आपके कंसर्न का जवाब मिल गया होगा। और वो पॉडकास्ट नहीं होना, वो जब भी होगा लाइव होगा। अब हम चलते हैं अगले कमेंट की ओर। वो है @म्यूजिक तुषार जी, भैया आपका सेकंड चैनल भी है क्या जिसमें 50 के सब्सक्राइबर हैं, उसमें स्टोरी क्यों नहीं डाल रहे हो आप? भैया वो बड़ी लंबी कहानी है। नहीं, लंबी भी इतनी भी नहीं है। मतलब बात ऐसी है कि देखो, वो चैनल था मेरा गेमिंग चैनल। तो अभी भी गेमिंग करता हूँ फेसबुक पर कभी-कभी, लेकिन अब थोड़ा-सा टाइम कम मिलता है।
तो मेरा जो पैशन है ना, वो हार्डकोर पैशन है, वो गेमिंग है भाई। गेमिंग का बहुत मुझे शौक है। कभी आपको मैं अपना स्टूडियो दिखाऊंगा गेमिंग वाला, जो इसके पीछे है, मतलब इस कैमरा के पीछे है। ऑलमोस्ट मेरे पास हर एक कंसोल है। और जो मेरा पहला पॉडकास्ट था ना, वो मेरा हुआ था एक तो मेरा जो बैंकिंग बैकग्राउंड है, द यंग पॉडकास्ट में मेरा सबसे पहला हॉरर पॉडकास्ट हुआ था, द यंग पॉडकास्ट में। उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, 1.5 लाख के आसपास उसके व्यूज आ चुके हैं लगभग। तो हमने उस दिन 3 पॉडकास्ट किए थे। पहला द डार्क साइड ऑफ बैंकिंग सेक्टर, और दूसरा गेमिंग का, तीसरा हॉरर। हॉरर में मेरे कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स थे, तो वो शेयर किए थे। फिर मैंने कहा था कि यार ऐसा कर, हॉरर डालो। तो हॉरर चल पड़ा। फिर वो जो दो है ना पॉडकास्ट, वो अभी भी होल्ड पे है। मतलब वो मुझे कभी कभी विकास कहता है कि भाई आप कर दें अपलोड। मैं कर रहा हूँ तो यार, अब हॉरर का एक बन चुका है, तो हॉरर चलता रहेगा। तो गेमिंग का मुझे बहुत शौक है, और मैंने प्रॉपर गेमिंग का चैनल भी किया था। ये भी जो 50K वाला ना गेमिंग का चैनल है, गेमवर्स के नाम पर था पहले। तो यहाँ पर मैं पहले लाइव स्ट्रीम करता था, पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग। फिर उसके बाद मैंने इस पर WWE की वीडियोस अपलोड की। उसमें शॉर्ट्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शॉर्ट्स में ना बहुत व्यू आते थे। लेकिन शॉर्ट्स की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो शॉर्ट्स है ना, वो चैनल को डेड कर देता है। क्योंकि जो शॉर्ट्स पर सब्सक्राइबर आते हैं ना, सब्सक्राइबर तो भर भर के आए, 50 हजार सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन वो लॉन्ग फॉर्मेट देखते नहीं है। इसका रीजन यही है कि मैं अपने इस चैनल पर शॉर्ट कोई डालता ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे सब्सक्राइबर चाहिए नहीं जो चैनल को देखेंगे नहीं। अब क्या होता था कि 50 हजार सब्सक्राइबर थे, और जो मैं वीडियो डालता था WWE की गेम प्ले की, वो होती थी 200 300 400। भाई वो अच्छे बंदे, भले बंदे का मोरल डाउन कर दें। जो शॉर्ट्स होते थे वो 10 हजार 12 हजार व्यू ले जाते थे, पर शॉर्ट का मैंने क्या चार डालना भाई, उसके व्यूज का। तो फिर जब मैंने ये शुरू किया ना, ये चैनल शुरू किया, और उसके साथ उसका चैनल का नाम भी बदल दिया। उस पर शुरू शुरू में ना व्यूज बड़े आने शुरू हो गए एकदम से, मतलब हॉरर का मैंने। फिर मैंने थोड़ी गलती ये की कि इस पर जो कंटेंट डाल रहा था ना नए में, वही कंटेंट वहीं पे डाल रहा था। तो कुछ दिनों बाद मुझे यूट्यूब का आ गया कि भाई आप ना रीयूज कंटेंट यूज कर रहे हो, हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं रख सकते। फिर मैंने उस पे एक वीडियो बना के उनको काफ़ी फाइट की कि भाई मैं अपना कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं जहाँ पर मर्ज़ी कर सकता हूँ। ख़ैर उन्होंने अगेन मोनेटाइज़ तो कर दिया, लेकिन उसकी ना रीच एकदम फिर से कम हो गई। जहाँ पर उसमें 3-4 हज़ार व्यू आ रहे थे एक ही बार में, अब वो वहाँ पर 200-300 फिर से आने शुरू हो गए। फिर मुझे समझ लग गया कि इस चैनल पर मेहनत करने की, अभी मेहनत करना ना फिजूल है। तो क्यों ना मैं जिसको मैंने शुरू किया, जिसको मैं डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ, उसी को जारी रखूँ। तो फिर मैं ये जो द नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट है, इसको मैंने डेडिकेशन से करना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए वो चैनल अनाथ हो गया। मतलब कि मैं उसको टेक केयर नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरी नज़र में है, और उसके लिए कुछ मैंने प्लान्स किए हैं। 2 प्लान है। पहला प्लान तो ये है कि जैसे-जैसे मेरा ये चैनल ग्रो होता जाएगा, तो आप में से बहुत बड़ी ऑडियंस है जो एक गेम्स को भी पसंद करती है। तो अगर जो गेमिंग को भी पसंद करते हैं, तो मैं सोचूँगा उसको दोबारा से रीलॉन्च कर दूँ गेमिंग के तौर पर। या फिर मेरा जो कुछ इंफोटेनमेंट को लेकर चैनल क्रिएट करने का भी बन रहा है, लेकिन अभी वो काफ़ी लॉन्ग वे है। जब इस चैनल पर 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएँगे, फिर उसको मैं देखूँगा। तो दूसरे चैनल के तौर पर मैं उसको देख सकता हूँ। पर फिलहाल के लिए उस चैनल को लेकर मेरा कोई प्लान नहीं है, वो एज़ इट इज़ ही रहेगा। और स्टोरी मैंने जो अपलोड की थी ना वहाँ पर, उसका था कि मेरे दिमाग में पहले आया था कि रोज़ स्टोरी अपलोड करेंगे, एक दिन इस चैनल पर, एक दिन दूसरे चैनल पर। फिर वही बात मेरे दिमाग में आ गई, भाई मैं इसको ही टाइम देता हूँ पूरा। ऐसे ही मैं दोनों नाव में पैर फँसाऊँगा, तो ना यहाँ करूँगा, ना वहाँ करूँगा। तो फिलहाल के लिए बड़े भारी मन से मुझे उस चैनल को अभी पोस्टपोन करना पड़ रहा है, उसको वहीं पर खड़ा करके रखना पड़ रहा है। जब यहाँ से कुछ रफ्तार पकड़ेंगे, फिर उस चैनल का भी कुछ कर लेंगे। दूसरे शब्दों में वो जो 50 या सब्सक्राइबर हैं, उनका कुछ अभी ऐसा वर्थ नहीं है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं वो कैसे शॉर्ट्स में उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, कुछ देखते वगैरह तो है नहीं, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। तो ये है भाई राम कहानी उस चैनल की, जिसका अभी फ़िलहाल नाम है हॉरर पॉडकास्ट बाय सुनील। आगे चल के क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसका नरेट बाय सुनील, जब तक सुनील शर्मा ज़िंदा है, यही रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, और आज के एपिसोड के जो किस्से थे आपको काफ़ी पसंद आए होंगे सबको। इसी के साथ ही आज के एपिसोड को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म, यहीं पे लगाते हैं विराम। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।